और आप सबसे गुजारिश तालियों की। एक तरफ रुपहला पर्दा होता है सिनेमा का, ग्लैमर, शोहरत, चकाचौंध से भरा हुआ, और दूसरी तरफ राजनीति की मुश्किल धूल भरी राहें। फिर ऐसा आखिर क्या है कि इन राहों पर सिने जगत के कई बड़े सितारे खींचे चले जाते हैं? सत्ता की चमक क्या वाकई ग्लैमर की चमक पर भारी पड़ जाती है? नेहा है जो इन सवालों को पूछेंगी और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी। शुक्रिया आपका रतुल। एक बार फिर से सत्र में आप सबका स्वागत है। और मेरे साथ जो दो शख्सियतें हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। जिस तरह से आप लोग अपने फ़ोन को उठाकर उनकी तस्वीरें ले रहे हैं उससे उनका तारुफ हो जाता है। अभिनय की दुनिया में दोनों ने अपना लोहा मनवाया है। इनकी कई फिल्में आज भी लोग बड़े चाव के साथ देखते हैं। एक ड्रीम गर्ल है हमारे साथ और एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने गंभीर से गंभीर रोल को बड़ी आसानी से अंजाम दिया। राजनीति में अब ये दोनों आए हैं और राजनीति में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं, अपनी तरफ से क्या योगदान कर रहे हैं। बहुत बड़ा बीड़ा है इन दोनों अभिनेता टर्न्ड नेताओं के कंधों पर। इसे किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं वो तमाम सवाल हम उनसे पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेमा जी और राज बब्बर जी। सबसे पहले हेमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इंडस्ट्री में ऑल टाइम ड्रीम गर्ल हैं आप। शायद ही ऐसी कोई पीढ़ी गई है या शायद ही ऐसी कोई पीढ़ी आएगी जिस पर आपके अभिनय और खूबसूरती की छाप नहीं पड़ेगी। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी होंगी। मेरा सवाल आपसे ये है, एक वक्त आप जब फिल्म रुपहले पर्दे पर थी, लंबी कतार फैंस की लगती थी आपको देखने के लिए। अब आप जनसेवा में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अब भी लोगों की लंबी कतार लगती है, पर वो वोटर्स हैं, बहुत उनकी उम्मीदें होती हैं, बड़ी उम्मीदों से उन्होंने आपको वोट किया है। किस तरह का बदलाव आप देखती हैं? लाइन आपके आसपास आज भी होती है लेकिन फ़र्क है उम्मीदों में, कैसे देखती हैं? पहले मैं धन्यवाद करूं हिंदुस्तान टाइम्स को जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल समागम। मैं अभिनेत्री के रूप में कई सालों से रही हूँ और तरह तरह के लोगों से मिली, सबसे बहुत प्यार ही पाया है, मान सम्मान सब कुछ एज एन आर्टिस्ट। उसी की वजह से मुझे राजनीति में आने का अवसर मिला है और यहाँ पर आकर अभी एक चैलेंज की तरह मैंने इसको लिया था, क्योंकि पहले मैं राज्यसभा में मेंबर थी। उस वक्त जो भी निधि मुझे मिलता था उससे मैं कई लोगों को दिया था, कई अच्छे अच्छे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए सब जो करना था। लेकिन मेरे मन में आया था कि मुझे भी चुनाव लड़ना है और मैं देखना चाहती हूँ कि ये कैसा हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि आप नहीं कर सकते हैं, आपकी बस की बात नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद पीपल एंड चुनाव लड़ना इज़ नॉट अ जोक। आई सेड मैंने हर चीज़ को हमेशा एक चैलेंज की तरह लिया है लाइफ में। तो मैंने बोला मुझे आई वॉन्ट एक्सपीरियंस दिस, सो आई आस्क्ड फॉर मथुरा, आई वॉन्टेड ओनली हियर। तो मुझे टिकट दिया गया, मेरा पार्टी ने मुझे दिया। और जब चुनाव 1 महीने के लिए जो मुझे करना पड़ा, दैट वाज वेरी हेक्टिक। दो मुझे धूप में से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा शूटिंग वगैरह ऐसे करते हैं और हार्ड वर्किंग के लिए देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट वी वर्क अ लॉट एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर भी सुबह सुबह 8 बजे आ जाते थे, चलो निकलना है, कुछ 10 मीटिंग है, 15 मीटिंग है एक दिन में। लेकिन ये प्रॉब्लम ये था कि हर जगह जाकर भाषण देना है, सबको कन्विंस करना है, और इसके अलावा गाड़ी में बैठो चलो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर जगह रुक के रास्ते में भी मिल लो। सो आई यूज्ड टू गेट वेरी टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, बट इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी फॉर द फर्स्ट 1 month ड्यूरिंग दैट इलेक्शन टाइम। देन विन करने के बाद जो मुझे लगा कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ सुना है, धर्म जी से भी सुना है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम बीकानेर में किया है। देन यहाँ पे मैंने फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा आना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, बट फिर भी कुछ बॉम्बे से निकलते निकलते 8 घंटा तो लगता है टू रीच मथुरा। बट आई गो देयर, देन आई मीट लॉट ऑफ पीपल,
बहुत सारे किसान लोग, गरीब जनता सब आके अपनी अपनी दुखड़ा सुनाते हैं. तो आई नोट डाउन एवरीथिंग एंड देन वॉट एवर इज पॉसिबल आई एम ट्राइंग टू डू द बेस्ट फॉर देम. सो आई फील विद अ लॉट ऑफ सेवा भाव मैं ये काम कर रही हूँ. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. आपको अच्छा लग रहा है ये चुनौती स्वीकार करके राजनीति में आकर. राजबब्बर साहब, मेरा सवाल आपसे भी ये है, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ा बीड़ा है. यूपी में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाना और कुछ ये कहेंगे जीवंत करना कांग्रेस पार्टी को, उसका वनवास खत्म करना और वापस उत्तर प्रदेश में सत्ता में लेकर आना. लेकिन सर, आपने फिल्में की, उसके बाद वीपी सिंह साहब के साथ, फिर मुलायम सिंह यादव के साथ, और फिर कांग्रेस पार्टी में. मतलब कई लोग ये कहेंगे कि जिस पार्टी की नीतियों से आप लंबे वक्त तक सहमत नहीं रहे, आखिर में आप उसी पार्टी में शामिल हुए और अब उसी पार्टी को जीत दिलाना चाहते हैं. आपने 3-4 सवाल एक साथ कर दिए. आप सबका जवाब दे दीजिए. दरअसल मैं आपके पहले सवाल का जवाब शुरू करूं या आखिरी सवाल से पहल करूं? मुझे लगता है मैं आखिरी सवाल से पहल करता हूं. मेरे ख्याल से ये कहना उचित ना होगा कि हम ये कहें कि जिस पार्टी की नीतियों से मैं सहमत नहीं था या मैं उसके खिलाफ था, मैं उस पार्टी के अंदर आया. अब मैं इसको आपके पहले सवाल के साथ जोड़ते हुए कहूँगा कि मैं जिस पार्टी में आज हूँ उसमें गांधी की नीतियाँ हैं, उसमें गांधी के समाजवाद की नीतियाँ हैं, उसमें गांधी के भाईचारे की नीतियाँ हैं, उसमें गांधी के सर्वधर्म समभाव की नीतियाँ हैं, उसमें गांधी के गरीब को मजबूत करने की नीतियाँ हैं. और इन्हीं नीतियों की वजह से मैं उन पार्टियों में था जो गांधी के नाम से राजनीति करती थी. मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इस पार्टी में आया हूँ जिस पार्टी में आज भी गरीब के अधिकार को लेकर, सामाजिक अधिकार को लेकर, भाईचारे के अधिकार को लेकर आज इस कांग्रेस पार्टी में बातचीत ही नहीं होती, बल्कि उसके लिए भरसक प्रयत्न होता है और उस लड़ाई को लड़ा जाता है. और मैं उस लड़ाई का एक सिपाही हूँ. अब आपने कहा कि मैं किसी पार्टी को जीवंत करने आया हूँ या जीवित करने के लिए आया हूँ. मेरे ख्याल से हमें परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉडर इसकी लुक को देखना चाहिए. कांग्रेस को ये कहना कि इसको हम जीवित करने आए हैं या जीवंत करने के लिए आए हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं मीडिया के सामने बैठा हूं और इसमें 2 तरह का मीडिया एक साथ जुड़ा हुआ है इस कार्यक्रम में, एक प्रिंट वाला भी और एक इलेक्ट्रॉनिक भी. और दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगी है. मेरे ख्याल से मैं आपकी बात से ये बात साबित करना चाहूँगा कि कांग्रेस जो दिखाई देने लगी है वो सड़कों पे कांग्रेसी नज़र आना शुरू हुआ है. कोई बाहर से लाके वहाँ पर सड़क पे हमने प्लांट नहीं किया है. वो कांग्रेस का व्यक्ति है जो सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलता है, वो कांग्रेस का व्यक्ति है जो कांग्रेस जिंदाबाद बोलता है, वो कांग्रेस का व्यक्ति है जो राहुल गांधी जिंदाबाद कह के नारे लगाता हुआ सड़कों पर इकट्ठा होता है. और सड़कों पर इकट्ठा होने के बाद जो है वो साथ साथ चलता है और ये साबित करता है कि मैं बड़ा कांग्रेसी हूँ, मैं इस मोहल्ले में, इस इलाके में, इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में मजबूत कांग्रेसी हूँ, आप मुझे मेरा अधिकार दिलवाइए. तो ये बात को मानना कि मैं कांग्रेस को जीवित कर रहा हूँ, कांग्रेसी खुद अपने आप में पर आप क्या ये बात मानेंगे? वो जीवटपना उनके अंदर राहुल गांधी ने उनको कनेक्ट करके दोबारा से खड़ा किया है. और शायद यही राहुल गांधी का मूल मंत्र था कि हम पब्लिक के साथ में कनेक्ट करना भूल गए हैं, जो राहुल गांधी ने कनेक्ट का मंत्र देकर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया. अच्छा, राजबब्बर साहब, आपने अहम बात कही, मैं उसी से वो सवाल आगे बढ़ाना चाहूँगी आपसे. राहुल गांधी अभी जब CWC की मीटिंग हुई थी तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर औरों को आपत्ति ना हो तो मैं किसी भी जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ.
अब इंतजार सबको है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कब अध्यक्ष बनेंगे, कब पार्टी को फ्रंट से लीड करेंगे। वो खुद भी अपनी विलिंगनेस कई बार जता चुके हैं, पर ये हो क्यों नहीं रहा? और चुनावी माहौल में अगर ऐसा कुछ होगा तो जनता के बीच जाहिर सी बात है सकारात्मक संदेश जाएगा, पर जा नहीं रहा, क्यों? देखिए, ये हो क्यों नहीं रहा, आपने कुछ ऐसी बात कही है जो मुझे नहीं मालूम कि कोई औरों को एतराज़ ना हो। मैंने ये शब्द ना सुना है, क्योंकि मैं वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, और मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं सुना जिसमें ये कहा गया हो कि औरों को एतराज़ ना हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, हो क्यों नहीं रहा, आपकी बात के जवाब में, ये ज़रूर होगा, लेकिन होने की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के अंदर कांग्रेस पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, उसका अपना एक संविधान है। उस संविधान के अंदर एक अध्यक्ष होता है, फिर उसके बाद में चुनाव आता है। चुनाव के लिए, क्योंकि आज की तारीख के अंदर सामने चुनाव हैं हमारे, 2-2, 3-3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश हैं जहाँ पर चुनाव हैं। आज की तारीख में हम अपनी पार्टी की चुनावी प्रक्रिया में जाना नहीं चाहते। हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज समाज के अंदर बाहुबल, धनबल और जाति बल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी किस तरह से जनबल को मजबूत करे, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस अध्यक्ष बाहुबल, बनना राजबब्बर धनबल साहब क्या फायदा नहीं देगा? अगर वो काले धन पर आगे बढ़ करके कांग्रेस पार्टी का कैंपेन लीड कर रहे हैं, अगर वो OROP पर आगे आ रहे हैं, वो फौजी के घर जाते हैं, परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं, तो अध्यक्ष बन करके तो और पॉजिटिव संकेत जाएगा। क्या चीज रोक रही है? आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा ना, एक प्रक्रिया होती है। आप चाहते हैं कि मेरी पार्टी के अंदर इस प्रक्रिया को अलग कर दिया जाए। मेरा ख्याल से कोई भी बड़ी पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो भी राष्ट्रीय पार्टी और भी हैं इस देश के अंदर, वो राष्ट्रीय पार्टी अपने अध्यक्ष को निकाल के बाहर नहीं करती हैं। एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के वक्त जो है अध्यक्ष बदल जाता है, और हमारी पार्टी में जब प्रक्रिया होगी तो अध्यक्ष जो आएगा सामने आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, आप मानते हैं कि प्रक्रिया के तहत ये पूरा जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। हेमा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, और राजबब्बर साहब अगर आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहें। हेमा जी, मुझे याद है जब आप लोकसभा चुनाव के लिए मथुरा से कंटेस्ट कर रही थी, मैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री करने मथुरा गई थी, और उस वक्त गजेंद्र चौहान जी बीजेपी से वहाँ आए थे, जिन्होंने आपका पक्ष और पार्टी का पक्ष रखा था कि क्यों हेमा मालिनी को मथुरा से जनता चुने, और फिर आप वहाँ से विजय हुई। उस वक्त बहुत उत्साह वहाँ कार्यकर्ताओं में और सब में देखने के लिए मिला। लेकिन ये सवाल भी कई बार जो एक्टर्स राजनीति में आते हैं उनको लेकर उठते रहते हैं कि उनका ग्लैमर इतना होता है, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी होती है कि जब वो राजनीति में आते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है? मतलब क्या उन्हें पैराट्रूप कर दिया जाता है, और कई कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पर सालों मेहनत करते रहे वो पीछे धकेल दिए जाते हैं? कभी ऐसा सवाल आपके सामने आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस चुनाव को लड़ने के लिए एक फेस चाहिए था। सो माई पार्टी थॉट दैट आई विल बी द राइट पर्सन टू डू दैट। बट वैसे बहुत सारे अभिलाषी लेकर थे लोग वहाँ पे मथुरा से, कई लोगों को टिकट चाहिए था हमारे पार्टी से भी, लेकिन वंस माय नेम इज अनाउंस्ड देन दे ऑल केप्ट क्वाइट एंड दे सपोर्टेड मी। एवरीबडी सपोर्टेड मी। आप जो कार्यकर्ता की बात करते हैं, सब लोग पूरा मेरा साथ दिया और अभी भी देते हैं, और उनका भी जो भी काम होता है, कहाँ पे भी जाना। पहले तो ये कह रहे थे कि ये कलाकार है तो ये कहीं आएगी नहीं, जीतने के बाद कभी आएंगे नहीं, लेकिन अभी सुनने में आता है कई जो कलाकार नहीं हैं वो लोग कई जगह जाते ही नहीं हैं, लेकिन मैं हर महीने में 3-4 दिन तो ज़रूर जाती हूँ, और सबसे उनका जो भी काम करना है सब कुछ करवाती हूँ मैं। बब्बर साहब, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? ये कार्यकर्ता कहीं पीछे छूट जाता है इसमें, या कार्यकर्ता जुड़ते हैं साथ में, या कहीं उनका हक मारा जाता है? देखिए, ये सवाल तो बुनियादी सवाल हैं जो राजनीति कर रहे होते हैं जो लोग, और जो 24 घंटे की फुल टाइम राजनीति करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि हमसे हमारा अधिकार छिना है। और ये अगर हम कहें तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं नहीं जानता,
जहाँ तक मथुरा का सवाल है, मैं उसके बारे में इसलिए बात नहीं करूँगा कि मथुरा में जिस पार्टी से ये गई थी उस पार्टी के पास कैंडिडेट ही कभी नहीं होता था, तो वो एक सीट बड़ी डिफरेंट सी सीट है, लेकिन और जगहों पे होता है। और ख़ास तौर पर अगर कुछ सेलिब्रिटी की तरीके से अगर कोई आता है, तो ये हेमा जी ने बहुत सही कहा कि हेमा जी पहले से एक पार्टी के साथ में जुड़ी हुई थी, सांसद थीं, एक सीरियस इनका एक फेस था, तो वहाँ लोगों ने उस फेस को एक्सेप्ट किया। और अब वो बात दूसरी थी, माहौल कुछ ऐसा था कि उसमें कोई प्रश्न उठाने का सवाल नहीं पैदा होता। मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं विद्यार्थी जीवन से ही आगरा में मैं जुड़ा हुआ था, और राजनीतिक रूप से तो नहीं, लेकिन विद्यार्थी जीवन की जो राजनीति होती है उसमें बहुत सक्रिय था, एक एक्टिविस्ट की तरह से मैं काम करता था। और मैं यहाँ लखनऊ में चुनाव लड़ चुका था, राज्यसभा का मेंबर था, और मुझे आगरा के लिए कहा जा रहा था, लेकिन मैं मान नहीं रहा था। और कुछ हमारे साथी यहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे बहुत देर तक, रात तक इस बात के लिए कन्विंस किया। और वैसे भी अखबार नवीस थे तो उनसे डरना तो पड़ता ही है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को सुन लो। अखबार वाले इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो मैंने कहा ये तो बात तो माननी पड़ेगी, एक तो हमारा भाई, दूसरा बुद्धिजीवी, तो इसकी बात को मान लेते हैं। और मैंने जो है इनकी बात मानी। अब वो तो मेरे घर वाले जानते हैं कि उनको कहते हैं कि इनको दोबारा घर लेके आओ, फिर हम इनसे बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि आपके साथ ये परेशानी नहीं आई। कुछ सवाल भी मेरे पास आप दोनों के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले राजबब्बर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, देखिए यूपी की सियासत पर सबकी नज़र है, और क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं इसलिए जाहिर सी बात है ज़्यादातर सवाल आपसे उसी को लेकर होंगे। सवाल ये है कि शीला दीक्षित को चेहरा बनाने से कांग्रेस को क्या नुकसान नहीं होगा एक ऐसे वक्त में जब प्रदेश में पहले से ही एक युवा मुख्यमंत्री? देखिए, हर पार्टी की अपनी नीति होती है। कुछ चेहरा दे देते हैं, कुछ चेहरा नहीं देते, कुछ चेहरा ढूंढते रहते हैं। कुछ दिल्ली से ही चुनाव लड़ते हैं, कुछ गुजरात से ही चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने वालों की अपनी एक रूपरेखा होती है, हर पार्टी का हर का। हम यहाँ पर जब आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमने ये बात कही कि 27 साल यूपी बेहाल, तो हमने सिर्फ ये नारा नहीं दिया है। 27 साल से गैर कांग्रेसी सरकारें यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश में, और 27 साल पहले जो यहाँ पर चीनी मिल लगे थे, मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा, 27 साल पहले के जो चीनी मिल थे, जो सूत मिल थे, जो लगे थे, आज हजारों वहाँ के मजदूर हड़तालों पर बैठे हुए हैं। उससे जिम्मेदार कोई भी हो, हम कह दे कोई कह दे, किसी बात नहीं। मैं देखिए, मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 बार शायद बीजेपी रही, 4 बार एसपी रही, 4 बार बीएसपी रही। 27 साल पहले इंडस्ट्रियल एक हब्स का कॉन्सेप्ट आया, जो कांग्रेस की सरकार में कॉन्सेप्ट था, जिसको हम नोएडा कहते हैं, जिसको हम इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। लखनऊ के बाहर, इधर के तमाम, बनारस के बाहर, गोरखपुर के बाहर, तमाम जगहों पे इंडस्ट्रियल हब्स आए। 27 साल के अंदर ये जितने भी इंडस्ट्रियल हब्स आए, चाहे नोएडा ले लीजिएगा, चाहे और जगह ले लीजिए, इन 27 साल की सरकारों ने उन ज़मीनों की कीमतें बढ़ाई। और जो जो सरकार में आया, उसके मंत्रियों ने वहाँ पर एटीएम की मशीन लगा दी। वो वहाँ जाते थे, भाई कौन सी ज़मीन बेचनी है, एटीएम की मशीन में पैसा डालो, निकालो, इतना पैसा दे जाओ और ले जाओ। यानी ऐसा हो गया कि वहाँ ज़मीनें के दाम बढ़ते चले गए, नेताओं की जेबें गर्म होती चली गईं, नेताओं की कह लो, उनके साथियों की कह लो, उनके परिवारों की कह लो, वहाँ पर दुकानें लग गई। पर जनता को तब भी यूपी में कांग्रेस की याद नहीं आई सर? नहीं आई। हाँ। कारण मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको पहले ही 3 शब्द कहे। आज की तारीख में जिस तरह से धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, आप सोचेंगे ये धन बल की बात कैसे। आप देखिए, पूरा का पूरा जो है एक सिस्टम जो है, कल शाम से देखिए कैसे कोलैप्स होने का काम किया। समझने की जरूरत है इसको। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि 3 घंटे के अंदर मार्केट से नमक गायब हो गया। ये कौन सी शक्तियां हैं? उससे जो है 12 घंटे पहले आपकी जेब में पैसे नहीं है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि, और विद ड्यू रिस्पेक्ट,
एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। गवर्नर की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, जो वहाँ पे साइन करता है, मैं वकील नहीं हूँ, जो नोट पे साइन करता है और ये विश्वास दिलाता है कि मैं धारक, मैं इसका पैसे का जो भी 500 रुपया है या जो भी 100 रुपया या 1000 रुपया है, इसका देनदार मैं हूँ, यानी सरकार देनदार है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को कोई चैलेंज करता है, वो कितने भी बड़े पद का आदमी है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि 8 बजे वो ये कहे कि 12 बजे मैं ये पैसा बंद कर दूंगा। ये अधिकार उसके पास में नहीं पर है। अमित शाह तो कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में लेकर आए इस मुद्दे को। ये अधिकार ऐसे व्यक्ति जनता के फैसला पास में देगी। नहीं है। ये अधिकार केवल उस गवर्नर के पास में है जो उस पैसे को खारिज करे। मैं कानूनी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये धारक लिखा हुआ कि मैं धारक हूं, तो इसको हम भी समझना चाहते हैं। अगर आपके कार्यक्रम को देखकर अगर इसमें बड़े बड़े वकील देख रहे हैं तो हमें समझाएं कि आज क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। कल को अगर मान लीजिए मुझ जैसा आदमी को सिरफरा बैठ गया तो मैं तो सारी करेंसी रात को 12 बजे चेंज कर दूंगा। ये तो समझदार आदमी थे, इसे 2 नोट चेंज किए इन्होंने। मैं इनको समझदार कहूंगा, इन्होंने 2 नोट चेंज किए। अगर मुझ जैसा कोई सिरफरा आ गया तो सारे नोट कैंसिल कर दूंगा मैं। और मैं 8 से 12 का 4 घंटे का टाइम भी नहीं दूंगा, मैं तो आधे घंटे में कर दूंगा। क्या ये समाज के अंदर आज माहौल जो बिगड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सब लोग काम काज छोड़ के लाइनों में लगे हुए हैं कि हमें पैसा ले दे 4000 रुपये, 2000 रुपये। ये अनर्थ नहीं है क्या? ये समाज आज, आप मुझे बताइए, कोई रेगुलेटर सिस्टम हुआ? एटीएम मशीनें जिसमें से पैसा निकलता है उसमें ट्रे होती हैं, क्या 2000 रुपए की ट्रे लगाई गई हैं उन एटीएम मशीनों में? क्या नया जो 500 रुपए का नोट आने वाला उसकी ट्रे लगाई गई है? 1000 रुपए के नोट की ट्रे गायब कर दी गई है? अगर आप इसको मैनुअली करने के लिए जाएंगे, टेक्निकली करने के लिए जाएंगे, तो अभी 2 महीने तक आप नहीं कर सकते। तो जब अमित शाह ये कहते हैं राजबब्बर साहब, देखिए बात सुनिए, कि मैं प्लीज, मैं मेरा वो सवाल एक पार्टी का, नहीं, फिर आप बोलिएगा, क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं उसी से सवाल जुड़ा हुआ है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों को छूट है, वो उठाएं चुनाव में मुद्दा, जनता जवाब इसका देगी। और नेता क्यों परेशान हो रहे हैं? ब्लैक मार्केट परेशान हो, हवाला वाले परेशान हो, समझ आता है, नेता क्यों तकलीफ में? एक बात कहूं मैं उनसे, बुरा ना माने, वो बड़ी मोटी पार्टी के, मेरा मतलब बड़ी पार्टी के बड़े वजनदार नेता हैं वो। मैं उनसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, अगर हो सके तो जवाब देना, आज इस देश के अंदर कितना काला बाजार करने वाले आपने 3 दिन में पकड़ लिए हैं? आप मुझे बता दें कौन सा ऐसा बीजेपी का नेता है जो लाइन में खड़ा होके उसने 4000 रुपए के नोट लिए हों? आप मजाक उड़ा सकते हैं राहुल गांधी का? आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है वहां पर जो है 4000 रुपए के लिए लाइन में खड़े हुए एटीएम की मशीन के सामने लाइन लगा के? चलिए, आप उनका मजाक उड़ा दिए, मैं मानने को तैयार हूं, बर्दाश्त करता हूं। आप बीजेपी के नेता क्यों नहीं खड़े हुए? आपको 4000 रुपए की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आपके पास में थे, आपको मालूम था। आपके पंजाब के अंदर यह हवाला होता है, आपके पंजाब के अंदर आपका पंजाब का जो नेता जो है, क्या नाम है उसका, शायद कोई संजीव काम्बोज, वो 6 तारीख को बोलता है, फोटो खिंचाता है, और यहां के एक उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अखबार ये कहता है कि 2000 रुपए के नोट आने वाले। बड़ी विनम्रता से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं पूछना चाहता हूं, ये दोनों स्टेट्स के अंदर चुनाव चल रहा है, ऐसी कौन सी फिरकी लगाई गई है कि ये धन बल को, भाई नेताओं को तो आप कत्ल करवाइए, जो मर्जी कीजिए, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं, लेकिन आम आदमी का क्या कसूर है? ठीक है, आम आदमी को लाइनों में आप क्यों खड़ा आप कर कह रहे रहे हैं? हैं कांग्रेस आम आदमी की आवाज को बुलंद कर रही है। हालांकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनावों में जो काला धन है, अगर उससे चुनाव थोड़े सस्ते हो जाएं तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, पर वो अलग मुद्दा हो सकता है। ठीक है, ये जो थोड़ा इंटेंस पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं सांसद निधि को लेकर भी सवाल करना चाहूंगी। और हेमा जी, एक सवाल है यहाँ पर आप ही के लिए कि क्या ये सच है कि आपने अपनी सांसद निधि पूरे मथुरा में लड़कियों के स्कूल में लगा दी है, और इसके पीछे आपकी कोई योजना है? अगर ये सच है तो कई चीज़ों के लिए दिया हुआ है, सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, स्कूल के लिए भी बहुत सारे हैं, और वैसे बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए गांव-गांव में बहुत सारे जगह में दिया है। एंड एज यू आर सेइंग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ऐसा कुछ नहीं था, जैसा जैसा हम निधि मांगते हैं वैसा मिल गया था, देन आई वाज एबल टू डू इट।
अच्छा, एक सवाल और है, ये भी मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि इस तरह के 2 सवाल मेरे पास दरअसल आपके लिए आ गए हैं। आपकी दोनों बेटियों की शादी हो गई है, अब मुंबई में आपका रूटीन क्या रहता है और क्या आप अकेले डांस प्रैक्टिस देखिए, कर अभी पाती ये हैं? मैं यहाँ इस वक्त बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि राज बब्बर जी बहुत गर्मा गर्म कुछ बातें कर रहे हैं। इसके बीच में मेरी बेटियों की शादी के बारे में इट डजंट मैच एट ऑल. In fact, I don't fit in here right now, sitting here, because he is talking something else. चलिए, And मैं he will be फिर asking me some artistic question. मैं It इसमें- doesn't merge at all. So I don't fit to be sit here, because it should be a separate thing for Raj Babbar ji. नहीं, इनसे नहीं, आप बिल्कुल नहीं। करिए, आप मेरा दोनों बाद में से- करवाए. नहीं, नहीं, आप दोनों से मेरे सवाल हैं। It doesn't match at ठीक all. है, So I will be very happy if you finish all the questions with him. Then you can ask एक सवाल me. जिस I पर don't मैं आप want to दोनों की merge with him. प्रतिक्रिया, आप दोनों की प्रतिक्रिया चाहूंगी। और हेमा जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी सवाल। मेरा सवाल आपसे, आप सांसद हैं, महिला हैं, राजनीति में और फिल्मों में आपका बहुत बड़ा किससे पूछ फैन रहे हैं बेस है। आपसे मेरे से पूछ सवाल रहे है हैं? जी। अब सवाल वो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आप दोनों ही It's very difficult. बिल्कुल एक्टर, Because I'm not पॉलिटिशियंस। used to this. ट्रिपल तलाक का एक मुद्दा मैं इसीलिए उठाना चाहती हूँ क्योंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को काफ़ी आगे बढ़ाया है, और बीजेपी का ये कहना है कि आप फ़ोन करके एसएमएस पर किसी को 3 बार तलाक बोल दें, ये कहाँ से न्याय है? एक महिला सांसद होने के नाते क्या आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगी? ये चीज़ कई सालों से चलता आ रहा है, सो उसके ऊपर ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं। वैसे एक पर्सनल व्यू यही है कि इट इज़ नॉट राइट। बहुत सालों से मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा कैसा हो सकता है। एक पति पत्नी का संबंध एक होता है, इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस के लिए होता है, और इसके एक किसी दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो इमीडिएटली तलाक 3 बार बोल दे और द होल लाइफ इज़ फिनिश्ड। सो आई पर्सनली आई डोंट एग्री एक्सेप्ट दिस। इसमें कुछ बदलाव आएगा तो आई थिंक विमेन विल बी वेरी हैप्पी, उनका पूरा राइट होना चाहिए। राज बब्बर साहब, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे जो बात हेमा जी ने कही? मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि लोग जुड़े रहें। मैं इसमें क्या जोड़ूंगा? मैं तो इस शब्द से ही, देखिए, मैंने एक फिल्म करी थी, उस फिल्म का नाम था यही तलाक तलाक। तो सबसे पहले उस फिल्म को जब मैंने शुरुआत की तो मेरे डायरेक्टर से लेकर राइटरों ने कहा इसका नाम ही बदल दो, ये नाम तलाक तलाक है। उसका नाम निकाह कर दिया गया। और तो तलाक तीसरे बार तलाक हो गया, वो पूरा प्रोडक्शन ही बंद हो जाता। तो इसलिए हमने कहा कि भाई बार बार कहूँगा कहीं मेरी हीरोइन सच्चाई ना समझ ले इस बात को, मेरे निकाह कर दो। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा फिर से राजनीति की तरफ आऊँगी। राज बब्बर साहब, आपके लिए, हेमा जी मुझे माफ़ कीजिएगा, सवाल हैं राज बब्बर साहब से यूपी पॉलिटिक्स को लेकर, और लोग सुनना भी चाहते हैं, उस पर जवाब भी चाहते हैं। राज बब्बर साहब, एक सवाल प्रशांत किशोर को लेकर के है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गांधी के आइडियल्स को फॉलो किया जाता है और बहुत कुछ होता है। कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर का कितना दखल है? मैं हेमा जी से इजाज़त लेते ही उसका जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि राजनीतिक सवाल है तो राजनीति में ही देना पड़ेगा। देखिए, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, ये सच ये है कि मैं शुरू से ही, मैं जब पहली बार फिल्मों में गया तो मेरी दूसरी या तीसरी फिल्म इनके साथ में थी, और मैं बहुत डरता था। तो ये सच है, डरता इसलिए नहीं था, डरता ये था कि जिस हेमा मालिनी को हम बचपन में देखने के लिए इतने हाथ छिलवाए थे टिकट निकालने के लिए, वसंत में जब आया था कि सर ड्रीम गर्ल, तो मुझे इनके साथ में काम करना है, तो मेरे हाथ कांप रहे थे। और यकीन मानिए, जब मैं अंदर आया था बैठते हुए मेरे हाथ पांव कांप रहे थे कि मैं इनके साथ में बैठूंगा आज दोबारा। तो ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने ये कहा कि भाई पहले इनसे सवाल कर लो। मैं आज भी एहतराम करता हूँ कि क्यों, किसका क्या काम है। आज के ज़माने के अंदर हम लोग नए माहौल के अंदर नई तकनीक के साथ में अपनी बात को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और जो भी सक्षम और काबिल लोग हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि वो अपनी सेवाएं हमें दें, और ऐसे एक साथी ने हमें काम हमारे साथ में किया और कर रहा है। हमें इस बात की खुशी है
कि हमारे वर्करों ने पहले लगा था, हम जैसे लोगों को भी लगा था। हम थोड़े से अनपढ़ लोग हैं, मुश्किल से समझ पाते हैं नई तकनीक को, लेकिन अब समझ गए, तब समझ में आना शुरू हो गया है कि नई तकनीक को समझना भी ज़रूरी है और नई तकनीक से अपनी बात को समझाना भी आसान है। तो मुझे लगता है कि आप भी उनकी बात को समझ रही हैं और हम सब लोग भी मिलकर उनकी बात को मुलायम समझने सिंह की। यादव से जो मुलाकात है उससे क्या समझ आया है? मेरे ख्याल से मुलायम सिंह जी के साथ जो मुलाकात है, मुझे उसकी बहुत गहराई तो नहीं पता। उसके लिए तो शायद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जवाब दे दिया है, लेकिन मिलने का अधिकार कहीं भी किसी को भी किसी वक्त है। नहीं सर, पर वो तो इवेंट मैनेजर हुए ना, पैसे लेकर के पार्टी को जहां दिक्कत है, जो वीक एरियाज हैं उसमें आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो मुलायम सिंह से भी मिलते हैं, अखिलेश यादव से भी मिलते हैं, और आप कहते हैं सबको मिलने का अधिकार है। इतना आसान तो नहीं है। क्यों नहीं? आप देखिए ना, पहले गुजरात की एक पार्टी थी जो आज देश में आज सरकार बनाई, पहले उनके साथ में मिलते सर थे। वहां जाकर आपका वीक एरिया डिस्कस नहीं करेंगे ना? आपको क्या पैसे आपने मालूम? कहा आप जोड़ने अब आप के देखिए, हम पक्षधर लोग हैं। देखिए हमारे साथ में क्या है कि हम बिहार में एक पार्टी के साथ, जिनके साथ उनका संबंध था, उसमें हम भी काम कर रहे थे, हमारी पार्टी भी सम्मिलित थी, और उन्होंने हमारी पार्टी के लिए कोई बातचीत की, हमारे नेतृत्व को समझे आई, और उसके बाद में हम लोगों से बातचीत की, और आज वो हमारे साथ में हैं। मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि बिला वजह किसी व्यक्ति को हम बहुत ज़्यादा अगर किसी भी बातचीत में उसको लाते हैं तो शब्द जो होते हैं उस शब्द के शब्दार्थ निकल आते हैं। तो बहुत ज़्यादा शब्दों को हम उसके अर्थ ना देते हुए हम शब्दों को महसूस करना शुरू करें और उन शब्दों से एक एहसास बनाकर हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। मैं एक सीधा सवाल, जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है कि प्रशांत किशोर के रहते कांग्रेस संगठन की कोई खास हैसियत नहीं है? क्या ये मैसेज जा रहा है? आपको लग रहा है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है? आपको लग रहा है? मेरे वरिष्ठ नेता यहाँ प्रमोद जी बैठे हैं, प्रमोद तिवारी जी, वरिष्ठ नेता मेरे पीएल पुनिया साहब बैठे हैं, मेरे साथी वहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी एमएलए यहाँ पर विधायिका बैठी हैं मोना जी। आप मुझे बताइए कि तमाम ये साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए बाहर जाके अकेले में कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत है या नहीं, तो आपको बता देंगे। अगर ये सच बताएं, अगर लगे आपकी कहते हैं हैसियत, तो मान लीजिएगा, दोबारा आके कह दीजिएगा। चलिए, क्योंकि आपकी इतनी हैसियत है, मैं आपसे सीधे पूछती हूँ, महागठबंधन यूपी में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कांग्रेस को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और हम तो कर रहे हैं। हम तो इस बात को बार बार कह रहे हैं, हमारी बात ही को सुनने की कोशिश कह रहे हैं नहीं कर रहे गठबंधन हैं। नहीं होगा। भैया, हम धन बल से नहीं कर सकते, ना करेंगे। हम बाहुबल से नहीं कर सकते, ना करेंगे। हम जाति बल से नहीं कर सकते, ना करेंगे। हम जन बल के साथ में महागठबंधन करेंगे। प्रशांत किशोर साहब लगे हैं वहाँ मिलने में मुलायम सिंह यादव से, फिर मुलायम सिंह यादव कहते हैं नहीं होगा गठबंधन, अखिलेश यादव कहते हैं हम गठबंधन करके क्या हमें फ़ायदा, हम तो यूं ही सीटें जीत लेंगे। जिनका कुछ नहीं हो रहा, अगर वो करना चाहते हैं तो ठीक है, हमारे चलते नैया पार हो जाए। मैं आज आपको मालूम है किनसे मिल रहा हूँ? महाराज जी से मिल रहा हूँ आज। अभी इनके साथ चाय पी के आया हूँ। आप पूछ लीजिए, अभी यहाँ वो अंदर बैठे थे कि नहीं? इनसे पूछा, इन्होंने मना कर दिया पीने के लिए, मैं इनके साथ पी के आया हूँ। आदित्यनाथ जी के साथ पी के आया कि नहीं पूछिए। और हाउस में मेरे साथ सेंट्रल हॉल में बैठते हैं, मैं कई बार इनके साथ चाय पी चुका हूँ। हेमा जी, मेरे कुछ सवाल आपसे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दर्शक हैं जो चाहते हैं ऑडियंस कि आपसे सवाल पूछे जाएं, तो मैं वो सारे सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो एक सवाल ये है कि आपको राजनीति में आने के लिए किसने प्रेरित किया, और आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना इसके लिए? ये तो बहुत साल पहले की बात है, जब आई थिंक विनोद खन्ना जी चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से। वहाँ मुझे उन्होंने बुलाया था, तो आई वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड दैट टाइम, बट माई मदर वॉज इंस्पायरिंग मी. शी वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, so she said, oh, he is the leader, so you have to go there. You know, बहुत बीजेपी का इतना नाम हो रहा था उस वक्त, and then my mother was a big fan of him, अडवाणी जी and all of them. तो उन्होंने कहा आप जाइए और भाषण भी देना। मैंने बोला मैं क्या भाषण दूँ, मुझे I am not used to giving this kind of a thing. तो my mother wrote down the speech for me and she gave, very beautiful one. So I went there and then I spoke there,
तो उधर पब्लिक इतनी आई हुई थी एंड देन विनोद जी ने बोला देखो सो मेनी पीपल आर कमिंग एंड देन दे आर लिसनिंग टू यू, you have got some value when you speak something, it will be effective, so you must do more. तो 2 दिन रुक के वहाँ पे काफ़ी किया था. Then I came back, I was not bothered much. उसके बाद मुझे वहाँ दिल्ली से काफ़ी फ़ोन आने लगे जब भी चुनाव हुआ तो they used to call me. So I used to just go like that because I started liking it, enjoying it, because everywhere they go and then so some nearly lakhs of people are there. So I used to get very interested, though मुझे इतना भाषण करना नहीं आता है, but जो भी अपनी तरफ से जो भी बोलूँ, so it was nice. I started doing, and then I started liking the people. I love the party because they are genuinely doing a great work for the country. So I was impressed with them. So I joined only BJP, nowhere else. एक सवाल और है आपके लिए. ये सवाल में पूछा गया है कि आप एक्टिंग, अपना डांस, राजनीति और फिर अपनी पर्सनल लाइफ, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं, बैलेंस कैसे लेकर आती हैं इन सब के बीच? सबका समय होता है, उसके हिसाब से माय फर्स्ट फ्यू इयर्स वेर डांसिंग अप टू द एज ऑफ 12 एंड ऑल. देन आई केम इनटू फिल्म्स. फिल्म में आने के बाद फिल्म करते करते मैं डांस को भी नहीं छोड़ा क्योंकि शास्त्रीय नृत्य आई लव्ड इट. सो आई कंटिन्यूड बोथ डांस एंड दिस. उसके बाद काफ़ी समय बीत गया. मैं आप सब जानते हैं कहाँ कितना मैंने काम किया. नियरली 200 फिल्म्स में काम किया है. देन द डांसेस. उसके बाद ये राजनीति का ये काम आई थिंक फ्रॉम 2000 से शुरू हुआ. सो बाय दैट टाइम नेचुरली आई एम नॉट वर्किंग इन सो मेनी फिल्म्स और एनीथिंग, सो एवरीथिंग इज सबसाइडेड, बट आई वाज बिजी विथ माय अदर वर्क. एंड राजनीति में आने का मतलब ये चुनाव में जब पार्टिसिपेट करने लगा, then they gave me a seat in Rajya Sabha, then meeting those people and then hearing all the big leaders' wonderful speeches. So there's a lot of things to learn. So when the opportunity comes, I don't want to leave. I want to understand and then learn it. So that was my nature, so I accepted it. Like that my life is going on. Everything is able to manage very well. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमा मालिनी जी और राज बब्बर साहब, आप दोनों का हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए. आपके एक्टिंग का करियर जिसकी कई बातें आपने रखी और राजनीति जिसमें आप काम कर रहे हैं, और बहुत चुनौतियां हैं. उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है और बहुत अपेक्षाएं होंगी जनता की आप दोनों से. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. शुक्रिया, थैंक यू. धन्यवाद आप दोनों का. लेकिन गुजारिश है कि कुछ पलों के लिए आप स्टेज पे रहें. हेमा जी आप भी और राज बब्बर जी आप भी, क्योंकि अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगी राजीव वर्मा जी को, ग्रुप CEO HT मीडिया लिमिटेड, कि वो मंच पर आएं और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह आपको भेंट करें. हेमा जी 2 मिनट के लिए आप मंच पर रुक जाएं. एक मोमेंटो. Thank you very much. Thank you, Neha.